हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम हिंदी साहित्य एमपी वर्ग 2 यूनिट नंबर 19 की टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए गए हैं और संपूर्ण टेस्ट सीरीज में आपको जो आपका यूनिट 19 है पूरी यूनिट को कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखते रहें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखेंगे कि भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा, आप बताएं यदि आपने भूषण जी का जो जीवन परिचय देखा है और पहले आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो आप बताएं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर हमारा होगा डी। तो आइए इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि भूषण जी जो हैं इनका जो जन्म है वो 1670 संवत में हुआ था। कितने संवत में? संवत 1670 में हुआ था। और यदि सन की बात की जाए तो सन 1613 ईस्वी में इनका जो है वो जन्म ये हुआ था। तो याद रखना है कि इनका जन्म जो है वो 1600 संवत 1670 ईस्वी में, और सन में देखा जाए तो इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। अब कहा जाए कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के एक तहसील पड़ती है खाटमपुर तहसील में। जो इनका गांव का नाम है वो है तिकवानपुर में हुआ था। तो गांव का नाम क्या है? तिकवानपुर जो गांव का नाम हो गया इनका, और जो आपका जिला हो गया कानपुर हो गया, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? संवत 1670 ईस्वी, या सन में कहा जाए तो 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे हम देखेंगे कि इनका जो जन्म है वो जन्म हो गया कहां पर? तिकवापुर में, और उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भूषण ने किस रस को प्रधान माना। तो आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो भूषण जी हैं हमारे, यह भूषण जी हैं, यह रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से? रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जी को रीति काल का कवि माना जाता है। और इनकी जो विधा है, इनकी जो विधा है क्या है? इनकी जो विधा है उसको हम क्या कहेंगे? तो इनकी जो महत्वपूर्ण विधा है वो रीति ग्रंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? रीति ग्रंथ। तो रीति ग्रंथ इनकी प्रमुख विधा मानी जाती है। आप ध्यान से देखते रहें। इन रीति जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, तो क्योंकि रीति जो काल था उस रीति काल में सभी कवियों ने श्रृंगार को प्रधान रस माना था। तो रीति काल में कौन सा रस चलता था? श्रृंगार रस। लेकिन जो कवि भूषण ही एक ऐसे कवि थे उस टाइम पर कि इन्होंने श्रृंगार रस को प्रधान न मानकर इन्होंने उस टाइम पर जो है वीर रस को प्रधान माना था। किस रस को? तो इन्होंने जो है वीर रस को प्रधान माना था। तो हम कह सकते हैं कि रीति काल किस काल की कवि है? तो यह जो है रीति काल के कवि हैं। और जो भूषण जी हैं इनका जो विधा है कैसी है? रीति ग्रंथ की विधा है। आइए आगे देखते हैं हम। हाँ, इन्होंने इनके जो मुख्य जो रस है वो रीति है, लेकिन कुछ श्रृंगार में भी इन्होंने रचना की है। लेकिन महत्वपूर्ण रस यदि पूछा जाए तो वीर रस को इन्होंने मान्यता दी है। क्योंकि वीर रस के बारे में हाँ थोड़ा सा और जान लें। क्योंकि जो रीति काल के जो कवि हैं जे जो है थे, जो शिवाजी जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, कौन से? शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। और उन्हीं के लिए जो उनकी वीरता और शौर्य की जो रचनाएं कहते थे। इसके अलावा इनके जो दूसरे जो दरबारी थे वो थे छत्रसाल के दरबार में भी रहे हैं। तो हम कहा जाए कि शिवाजी महाराजा के जो छत्रपति शिवाजी महाराजा थे उनके दरबार में भी रहे हैं, और जो छत्रसाल हैं उनके दरबार में भी रहे हैं। तो ये दो जो महान जो थे उनके दरबार में, राजाओं के दरबार में रहे हैं। तो इनके नायक राजा यदि हम माने तो ये सबसे ज्यादा मानते थे शिवाजी राजा महाराज को, और छत्रसाल को मानते थे। लेकिन इनमें यदि हम कहा जाए कि इनके शत्रु जो किसको मानते थे, खलनायक किसको मानते थे, तो ये खलनायक मानते थे औरंगजेब को। किसको मानते थे? औरंगजेब के लिए इन्होंने बहुत ही खराब मतलब वो बताया है उस टाइम पर। तो जितनी भी रचनाएं की हैं इन्होंने नायक के रूप में, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके बारे में और छत्रसाल के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और जो खलनायक के रूप में जो देखते थे वो औरंगजेब को देखते थे। तो इसलिए इनको जो है जो वीर रस के कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनकी शौर्य का जो पराक्रम होता है उसका वर्णन ये करते थे। आइए आगे देखते हैं कि भूषण की कृतियां कौन कौन सी हैं। तो हमें भूषण की रचनाएं बताना है कि भूषण जी की जो है
वो रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि शिवराज भूषण, हाँ बिल्कुल है, इनकी एक रचना जो है वो शिवराज भूषण भी है। और दूसरी आपको बताया गया है शिवा बामनी, तो इनकी रचना शिवा बामनी भी है। शिवराज भूषण हो गई, शिवा बामनी हो गई, छत्रसाल दशक हो गई, ये तीनों इनकी रचना है। इसका आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। इसके बाद और भी हम देखें इनकी कि आपकी शिवराज भूषण हो गई, शिवा बामनी हो गई, छत्रसाल दशक भी हो गई। इसके बाद भूषण उल्लास भी इनकी एक रचना है, कौन सी, भूषण उल्लास। तो भूषण उल्लास भी इनकी एक रचना है, तो देख लेंगे भूषण उल्लास। भूषण उल्लास के बाद इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे भूषण हजारा भी इनकी एक रचना है, कौन सी, भूषण हजारा। भूषण हजारा भी इनकी एक रचना है। उसके बाद दुष्णोल्लास भी इनकी एक रचना है, कौन सी, दुष्णोल्लास। दुष्णोल्लास इनकी भी एक रचना है। तो इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हो गई हैं। आगे देखेंगे हम, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक, यह तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। और रचनाओं में हम देखें कि जो इनकी शिवा बाबनी है, जो ये रचना आपकी जो शिवा बावनी है, जे शिवा बावनी में जो है, जो शिवा बावनी है इसमें जो है कितने जो गद्य की माने जाते हैं, तो इसमें 52 जो है वो, जो इन्होंने जो शिवा बावनी में 52 कवियों में जो सबसे महाराज जो उनके राजा थे, शिवाजी महाराज है, उनको इन्होंने उनमें मतलब प्रमुख माना है। उनमें क्या माना है, प्रमुख, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसको मानते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते थे, और छत्रसाल को भी ये प्रमुख अपना मानते थे। इन 52 जो इन्होंने शिवा बावनी में ग्रंथ लिखे हैं, उन 52 कवियों में से इन्होंने किसको माना है प्रमुख, जो है कवित्वों में से सबसे ज्यादा माना है शिवाजी महाराजा को माना है। आइए आगे हम देखेंगे, इनकी चौथा क्वेश्चन है कि जो है भूषण का जन्म कब हुआ था। तो हमने आपको बता दिया है कि भूषण का जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में सन में हुआ था। और यदि संवत में पूछा जाए तो 1670 ईस्वी में, 1670 संवत में मान सकते हैं। आइए आगे देखेंगे कि जो शिव बाबनी, छत्रसाल दशक और दूसक उल्लास किस कवि की रचनाएं हैं। तो अभी हम देख चुके हैं कि जो शिव बामनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, ये किसकी रचनाएं हैं, ये कवि भूषण की रचनाएं मानी जाती हैं। भूषण के संबंध में आप और भी कुछ देख सकते हैं कि जो भूषण जी थे, इनको भूषण की उपाधि, जो इनका नाम है प्रॉपर, इनका नाम कहीं मिलता नहीं है, लेकिन जो भूषण नाम है, जो इनकी एक उपाधि है, क्या है, तो भूषण जो है इनकी एक उपाधि मानी जाती है। और कहा जाए, इन्होंने खुद ही अपनी माने कभी रचनाओं में कहा है कि जो भूषण हमारी उपाधि है, ये किसने दी थी, तो भूषण उपाधि इनको चित्रकूट के राजा जो हृदय राम थे, कौन से, चित्रकूट के राजा जो हृदय राम थे, उनके एक पुत्र थे रुद्र साह। कौन थे, रुद्र साह जो उनके पुत्र थे। तो चित्रकूट के जो महाराजा हृदय राज राम के जो पुत्र थे, कौन से, रुद्र साह जो थे, उन्होंने इनको क्या कहा था, उपाधि दी थी भूषण। तो इनको उपाधि जो है भूषण की उपाधि मिली थी, किससे मिली थी, लेकिन वो मिली थी रुद्र साह से। इनको चित्रकूट के जो राजा थे, कौन से, रुद्र साह, किसके पुत्र थे, हृदय राम के पुत्र थे जो राजा थे, उनसे इनको क्या मिली है, उपाधि मिली है, भूषण उपाधि मिली है। हाँ, इनके दो भाइयों का भी उल्लेख किया गया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। तो इनके जो भाइयों का नाम है, इनके दो भाई थे, कितने भाई, ये बताते हैं कि हमारे दो भाई थे, और एक का नाम है मतीराम, एक का नाम क्या है, मतीराम भी इनके एक भाई का उल्लेख है, और दूसरा है चिंतामणि भी इनके दूसरे भाई हैं। तो चिंतामणि भी इनके भाइयों का नाम है। तो इनके जो भाइयों का नाम भी देख लिया हमने, और इनको जो भूषण की उपाधि है जिस किसने दी थी, तो रुद्र साह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। आइए आगे देखेंगे हम, शिव बाबनी जो है कितने मुक्तक है। तो शिव बावनी में जो 52 मुक्तक होते हैं, हमने अभी बताया था कि इन्होंने 52 कवित्वों में से मतलब कितने मुक्तक हैं, 52 मुक्तक हैं, किसमें, शिव बावनी में जो है कितने मुक्तक हैं, 52 मुक्तक हैं। और इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि 52 मुक्तक किसमें है, शिव बावनी में है, लेकिन इन्होंने जो है 385, कितने, 385 85 जो है पद्यों की रचना की है, किसकी, 385 पद्यों की रचना की है। और शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं, 52 मुक्तक हैं। तो इन्होंने हम देखेंगे
कि जो शिवबाबनी में जो मतलब इन्होंने इनके पूरे पद कितने हैं, तो इनके जो पूरे पद हैं वो हैं 385 इनके पूरे पद माने जाते हैं, और जो शिवबाबनी में कितने हैं 52 है। तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। आपको हम जो जी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, इसमें आपको संपूर्ण कवर करा रहे हैं। यदि आप लोग पूरी टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, इसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी जीवन परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही टेस्ट सीरीज में आपका पूरा सभी कवर हो रहा है। तो हम यूनिट बाय यूनिट आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसके संबंध में जितनी भी पीडीएफ हैं वो हम वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए अगला है हमारा कि भूषण है किस काल के कवि थे। तो भूषण है हमारे रीति काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि हैं, तो भूषण हमारे जो है वो है रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अभी हम बता चुके हैं कि जो भूषण जी हैं वो किस काल के कवि हैं, वो है प्रमुख रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीति काल में किसके, वीर रस के, कौन सा रस है, इनका जो है वीर रस के प्रमुख कवि है। और वीर रस में भी यदि देखा जाए तो वीर रस में इनका जो ओज गुण से उत्प्रोत है, कौन सा गुण है इनमें, ओज गुण। वीर रस में कौन सा गुण लिया है, ओज गुण से जो वीर रस इनका उत्प्रोत है। तो हम देखेंगे कि वीर रस की रचनाएं लिखी हैं, कौन से उनमें, रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है कि भूषण को जो भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो क्या छत्रपति शिवाजी ने, या जो छत्रसाल ने, या राजा रुद्र शाह ने, या औरंगजेब ने। तो भैया औरंगजेब इनके खलनायक थे। कौन से थे, खलनायक मानते थे। कौन मानते थे, खलनायक थे। नायक कौन थे, इनके जो नायक थे प्रमुख, दो के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो एक छत्रपति शिवाजी के बारे में और महाराज छत्रसाल के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इनके दो नायक हो गए जी। और इनको जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, राजा रुद्र शाह ने इनको उपाधि दी थी, किसकी, भूषण की। कहाँ के राजा थे जी, चित्रकूट के राजा थे। कौन से, रुद्र शाह। तो हमने नायक इनके कितने हो गए, दो नायक हो गए। कौन से, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। और खलनायक कौन होगा, औरंगजेब। और इनको उपाधि किसने दी, राजा रुद्र शाह ने इनको उपाधि दी। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। तो यहाँ पे भूषण की कौन सी रचना है, तो आपको दिख रही है कि शिवराज भूषण जो है वो भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके संबंध साकेत, कामायनी और भक्तमाल किन की रचनाएं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि जो भूषण जी हैं, भूषण ने मुख्य रूप से किस भाषा में रचनाएं की हैं। तो आइए भूषण जी के बारे में हम भाषा देख लेते हैं कि इन्होंने जो है किस भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। तो देखिए जो भूषण जी हैं ये ब्रज भाषा के कवि माने, तो इन्होंने किस भाषा में, ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। और ब्रज भाषा में इन्होंने उर्दू, कौन सी, उर्दू के शब्द लिए हैं, अरबी के शब्द लिए हैं, और फारसी के भी कुछ शब्द लिए हैं। फारसी के भी इन्होंने शब्द लिए हैं। तो इनकी जो मुख्य भाषा थी वो कैसी थी, जो ब्रज भाषा इनकी मुख्य भाषा मानी जाती है। और इन्होंने मुक्तक शैली में अपनी काव्य की रचनाएं की हैं। तो शैली कौन सी भाषा हो गई आपकी, भाषा क्या हो गई, ब्रज भाषा। लेकिन शैली कौन सी है, तो इनकी जो शैली मानी जाएगी, तो शैली जो है इनकी, शैली कौन सी है, इनकी शैली जो है मुक्तक शैली। कौन सी, मुक्तक शैली इनकी मानी जाती है। तो मुक्तक शैली जो है इनकी मानी जाती है। तो शैली में हम देखें कि कौन सी शैली है, तो इनकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है। कौन सी, मुक्तक शैली में इन्होंने काव्य की रचनाएं की हैं। वही आगे हम देखेंगे कि जो है आगे कहा गया है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है वो इनमें से कौन सा है, क्या व्यंग्यात्मक कहा है इन्होंने, या प्रशस्ति परक कहा है, या सिंगारिक कहा है, या करुणिक कहा है। तो इसका आंसर आप बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इनका जो आंसर होगा आपका वो होगा प्रशस्ति परक जो है इन्होंने रचनाएं की हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो इनका प्रधान स्वर क्या है, प्रशस्ति का, जो इनकी जो है कवियों मतलब कविताएं इन्होंने लिखी हैं, किसमें, इनका प्रधान स्वर रहा है, प्रशस्ति परक रहा है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए आगे हम देखेंगे कि भूषण जी को उपाधि जो है, उपाधि दी थी। तो ये तो आपका पहले ही उठ चुका है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा कौन से रुद्र शाह जो थे उन्होंने इनको जो है भूषण की उपाधि दी थी।
आइए आगे देखेंगे कि भूषण जो है किस प्रकार के कवि थे। क्या राष्ट्रीय कवि थे या प्रांतीय कवि थे या दोनों थे या इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमने आपको बताया था कि जो कवि हैं भूषण जी जो है इन्होंने वीर रस की जरूर इन्होंने वीर रस में अपनी रचनाएं की हैं, लेकिन जो कवि हैं यह राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है राष्ट्र के बारे में ज्यादा सवाल किया, तभी तो ये राष्ट्र के बारे में लिखी हैं। तो औरंगजेब को खलनायक मानते थे। ये औरंगजेब को खलनायक क्यों मानते थे, इसीलिए जी औरंगजेब को खलनायक मानते थे क्योंकि जी अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे। हाँ, इनकी भाषा आपकी ब्रजभाषा ही हो गई। हाँ, इनकी मृत्यु यदि देखी जाए तो इनकी मृत्यु 1772 संवत में हुई है, या सन में देखी जाए तो 1715 सन में हुई है। सन में कितना, 1715 ईस्वी में, और संवत में क्या देखा जाए तो संवत में जो है 1772 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो हमने आपको इनकी मृत्यु के बारे में ही बता दिया है। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 1670 संवत में हुआ था। यदि सन में देखा जाए तो 1613 सन में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, टिहरी में जो सॉरी तिकबानपुरन में इनका जो है कानपुर में जो उत्तर प्रदेश में है इनका जन्म हुआ था। अब आइए हम देख लेते हैं कुछ माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी देखेंगे। महान कवि माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को आप जानते ही हैं, आपने पहले भी इनके बारे में कुछ पढ़ रखा होगा। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हमारे हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हमें देखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 1889 ईस्वी हुआ था। कब, 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। कहाँ पे, होशंगाबाद के होशंगाबाद के कहाँ पर, बाबई में हुआ था। बाबई में हुआ था। तो होशंगाबाद की बाबई में जो है इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो माता का नाम था सुकरबाई था। क्या था, सुकरबाई जो है इनकी बाई जो है इनकी माता का नाम था। इनके पिता का जो नाम है वो नंदलाल माना जाता है। क्या है, नंदलाल चतुर्वेदी। मखनलाल चतुर्वेदी तो नंदलाल चतुर्वेदी इनके क्या है, पिता का नाम माना जाता है। हाँ, इनकी शादी भी हुई थी। तो इनकी जो पत्नी का नाम माना जाता है वो पत्नी का नाम है ग्यारसी बाई। ग्यारसी बाई। तो इनकी जो पत्नी का नाम है वो ग्यारसी बाई। इनका जो विवाह है वो 1904 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था, विवाह किससे हुआ था, ग्यारसी बाई से हुआ था, इसलिए इनकी पत्नी का नाम ग्यारसी बाई है। 1904 ईस्वी में जन्म मतलब इनका जो है विवाह हो गया था, और इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। तुम कह सकते हैं इनका जो विवाह है वो 15 वर्ष की आयु में हो गया था। कितनी आयु में, 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आइए आगे देखें, माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म स्थान क्या है, तो होशंगाबाद के कौन सा मतलब होशंगाबाद के कहाँ पे, बाबई नामक गांव में हुआ था। तो होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी हम देखेंगे कि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावादी जो है छायावादी युग के कवि हैं। तो कैसे कवि हैं, छायावाद के, कैसे, छायावादी जो कवि हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जो माने जाते हैं वो छायावादी कवि माने जाते हैं। तो छायावाद के तो ये कवि हो गए। आगे देखा जाए तो जो माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी काव्य धारा का कवि माना जाता है, इनको वीर काव्य धारा का जो है कवि माना जाता है। लेकिन इनके जो किस काल के हैं, तो ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में यदि कहा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इन्होंने 1913 ईस्वी में, कब, 1913 ईस्वी में जो प्रभा नामक पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका, प्रभा नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो इनके संबंध में आप कुछ और देख लें कि इन्होंने कौन सी प्रभा मतलब कौन सी पत्रिका निकाली, प्रभा नामक इन्होंने पत्रिका निकाली। कब, 1913 ईस्वी। इसके बाद इन्होंने जो प्रताप है, करमवीर है, इनका भी संपादन किया है। लेकिन जो सबसे पहली पत्रिका निकाली थी 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका निकाली थी। ये कुछ साल के लिए जेल भी गए हैं, आपको इनके बारे में पता होगा, यदि नहीं है तो हम बता देते हैं कि जो है 1921 ईस्वी में, कब, 1921 ईस्वी में इनको जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें जो राजद्रोही माने गए थे वो 1 साल के लिए यह जेल में गए थे। कब गए थे, 1 साल के लिए जब गए थे, उसके बाद भी ये जेल में गए हैं।
उसके बाद इन्होंने जबलपुर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भाषण दे रहे थे, तो इनको 12 मई 1930 में, कब 12 मई 1930 है, उसको फिर से जेल में 1 साल के लिए फिर से जेल में जाना पड़ा था। तो जो दो बार जेल में गए हैं, एक बार गए हैं 1921 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन पर, और दूसरी बार ये गए हैं जबलपुर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ भाषण देने पर, कब 1930 ईस्वी में 12 मई 1930 ईस्वी में यह जेल 2 बार गए हैं। और ये जो छायावादी कवियों की बात, माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावादी कवि, जैसे जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत पाठी निराला थे, कौन से, जो इनके उनके बाद इनका प्रमुख स्थान है, तो छायावाद में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो छायावादी युग माने जाते हैं जी, छायावादी युग के महान कवि माने जाते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन जो सॉरी सूर्यकांत पाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा के बाद इनका नाम आता है प्रमुखतः। तो यह छायावादी जो है कवि माने जाते हैं। आइए अगला है, इसका आंसर भी आपका जो है वीर रस के कवि ना होकर इसका आंसर आपका छायावादी काव्य धारा के कवि हो जाएगा। तो आपका माखनलाल किस धारा के कवि थे, छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाए हैं। आइए आगे देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा की रचनाकार। तो पहले हम देखेंगे कि जो पुष्प की अभिलाषा है इनकी रचनाकार कौन रहेंगे। तो इनकी जो पुष्प की अभिलाषा है उनकी रचनाकार जो है अपने माखनलाल चतुर्वेदी ही रहेंगे। तो पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ही पुष्प की अभिलाषा की रचनाकार माने जाएंगे। तो देखिए पुष्प की अभिलाषा तो इन्होंने लिखी थी, ठीक है, ये तो बात हमने देख ली कि पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। लेकिन इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जो हम आपको बता देते हैं। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन है भी हम देखेंगे। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन कौन से काव्य संग्रह किए हैं, जैसे हिमक्रीटनी, कौन सी, हिमक्रीटनी, क्रीटनी, हिमक्रीट ने कब लिखा था, याद रखना है आपको, नोट करते जाना है। हिमक्रीट ने 1943 ईस्वी में इन्होंने किया था। उसके बाद हिमक्रीटनी के बाद देखें हम हिमतरंगिणी, कौन सी, हिमतरंगिनी, हिमतरंगिनी जो है इनका 1949 ईस्वी में इन्होंने कहा था। उसके बाद इनका एक माता भी है, कब बच रहा कौन, माता 1951 में इन्होंने लिखा था, कब 1951 में। युग चरण भी है, युग चरण, युग चरण है, युग चरण कब 1956 ईस्वी का माना जाता है। इसके बाद हम देखें इनका समर्पण भी है, समर्पण भी है, समर्पण कब माना जाता है, 1956 ईस्वी माना जाता है। और वेणुलो गूंजे धरा, कौन है, वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा, ये भी है 1960 ईस्वी में माना जाता है। इस प्रकार से इनकी जो है काव्य संग्रह भी, बहुत से काव्य संग्रह हमने बता दिए हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे बिजली काजल आज रही, ये भी इन्होंने 1980 ईस्वी के इन्होंने काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह के बाद इन्होंने गद्य की रचनाएं भी कुछ की हैं। जैसे हम कहें किसराय जो ने भी इनके है, साहित्य के देवता भी है, समय के पांव भी इन्होंने लिखा है, और समय के पांव के बाद अमीर इरादे गरीब इरादे भी इन्होंने लिखा है, और रंगों की बोली भी इन्होंने लिखा है। तो ये इनके क्या हो गए हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको इनकी बता दी हैं। तो हिमतरंगिनी, हिमक्रीटनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये कब हुई थी, हिमतरंगिनी की याद रखना है डेट आपको 1943, और हिमतरंगिनी की रखना है 1949। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बीच बीच में हम आपको पूरा अध्ययन करवाते जा रहे हैं कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहला है जवानी कविता के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है इनमें से जो जवानी कविता है उसके रचनाकार आपके कौन है। तो आपको जवानी कविता की जो है वो रचनाकार बताना है कि जवानी कविता की जो रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, नहीं है तो देख लेते हैं कि जवानी कविता की जो रचनाकार है प्रमुखतः अपने कौन माने जाएंगे। आप भी जान रहे हैं कि इसकी आंसर क्या होगा। तो जवानी कविता की जो है वो रचनाकार अपने कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी ही होंगे। आप जान रहे थे कि माखनलाल चतुर्वेदी ही जवानी कविता के रचनाकार होंगे। तो इसका आंसर आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, जवानी कविता किस काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो जो जवानी काव्य रचना है ये किसमें से ली गई है, तो जवानी जो है वो हिमक्रीटनी में से, जो हिमक्रीटनी की रचना थी, जो इसमें से कौन सी है, जवानी नामक जो काव्य संग्रह है वो लिया गया है। तो किससे, हिमक्रीटनी से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं हम कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा साहित्यिक जो पत्र निकाला था। तो साहित्यिक पत्र की यदि बात की जाए
तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा करमवीर नामक, कौन सा करमवीर, हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने करमवीर, प्रताप और प्रभापति का जो है निकाली थी, इनके संपादन भी किया है। तो इनके बारे में आपने जान लिया है। यदि आपको इनकी माता का नाम भी हम बता चुके हैं, पिता का नाम भी बता चुके हैं, और आपको क्या नहीं बताया इसके बारे में, हाँ, इनकी जो मृत्यु है, माखनलाल चतुर्वेदी की जो मृत्यु है वो है 30 जनवरी 1968 1968 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु मानी जाती है। कहाँ पर? खंडवा में। इनका जो निज निवास था खंडवा, वहीं पे इनकी जो मृत्यु 1968 ईस्वी में मानी जाती है। तो ये कहाँ मानी जाती है इनकी मृत्यु? 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। आइए आगे देखेंगे हम। अगला है भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात कौन है? हाँ, तो इनको भारतीय आत्मा के नाम से भी विख्यात माना जाता है, तो इनको भारतीय आत्मा जो है कहा जाता है। तो एक प्रमुख क्वेश्चन है जी कि भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य जगत में इनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनका जो निधन है वो हम अभी हाल देख चुके हैं कि 1968 ईस्वी में इनका जो है निधन हो गया था, और इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाएं देख ही चुके हैं, इनका निधन भी आपने देख लिया है। हाँ, इनका कुछ जो है हमने वो नहीं देखा है, इनका जो है वो मतलब इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देख लेते हैं कि इनके जो पुरस्कार हैं उनमें से आप जानेंगे कि इनको जो पुरस्कार हैं कौन कौन। तो पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण मिला है। कब मिला था पद्म भूषण? इनको 1963 ईस्वी में मिला था। जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके द्वारा इनको 1963 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा भी इनको बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे हम कहें देव पुरस्कार। कौन सा? देव पुरस्कार भी इनको कब मिला था? 1951 ईस्वी में इनको देव पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके नाम से एक डाक टिकट भी, मतलब इनको डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1977 ईस्वी में इनके को डाक टिकट भी इनके नाम से जारी किया गया था, और इनको एक उपाधि भी दी गई थी। तो इनको 1947 ईस्वी में, कब? 1947 ईस्वी में इनको माखनलाल चतुर्वेदी को एक उपाधि के नाम से जाना जाता है। वो उपाधि इनकी थी साहित्य वाचस्पति। साहित्य वाचस्पति, वाचस्पति जो है इनकी जो है उपाधि की, इनको साहित्यिक उपाधि, साहित्य जो है वाचस्पति के नाम से उपाधि जो है इनको दी गई थी। कब? 1947 को। तो इनकी जो महान, जो प्रमुख प्रमुख मतलब इनका जो साहित्यिक सम्मान है वो हमने आपको बता दिया है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 1963 में, और देव पुरस्कार भी मिला है। साहित्यिक, हाँ, इनका साहित्य अकेदमी भी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकेदमी पुरस्कार 1955 ईस्वी को इनको मिला था। कब? 1955 ईस्वी को इनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो हमने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूरा जीवन परिचय देख लिया है, और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। तो आइए आज के वीडियो में हम आपसे इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले एक वीडियो के में हम फिर से यूनिट नंबर 19 जो है उसके और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे के कवियों के नाम और जो पाठ है उनके भी बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, और इस सीरीज का आप मजा लें, और आप अपने जो बैग दूर है मास्टर बनने का सपना पूरा करें और हमसे जुड़े रहें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आगे चल के हम आपके लिए इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।